हाय बच्चों, आज के हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका डेफिनेटली 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे सामने, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है, तब उसकी औसत चाल होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, v=2v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। अगला प्रश्न दूसरा देखिए, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2u बटे g। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। अगला प्रश्न देखिए चौथा है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग P में संबंध होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, K=P² बटे 2m। अगला प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित में से असत्य संबंध है। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी, L=I अल्फा। छठवां प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, v m⁴0। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले पेज पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला पार्ट है 108 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल 30 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले का आंसर हो जाएगा 30। दूसरा प्रश्न है, सदिश वेक्टर a बराबर 6i प्लस 8j का मापांक 10 होगा। दूसरे का आंसर हो जाएगा 10। तीसरा प्रश्न है, बल का आवेग इक्वल संवेग में परिवर्तन। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा संवेग। चौथा प्रश्न है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा कठिन। पांचवा प्रश्न है, यदि कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां प्रश्न है, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्धोष्म। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला है वोल्टेज में नियतांक का मान। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ई, 1.38 गुणे 10⁻23 जे बटे के। सेकंड प्रश्न है, स्टेफन नियतांक का मान। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी, 5.67 गुणे 10⁻8 जे बटे सेकंड मीटर स्क्वायर गुणे केल्विन की पावर 4। तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर एफ, 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। तो इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका, पलायन वेग का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। छठवां प्रश्न है, एक पॉइज। तो इसका आंसर करना है 10⁻1 किलोग्राम बटे मीटर गुणे सेकंड। तो यहाँ पे अपना तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका। आप देख सकते हैं सभी का आंसर बगल में लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न चौथा है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सेकंड दोलक के आवर्तकाल का मान बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। दूसरा प्रश्न है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर करना है T बराबर 2π√m/k। तीसरा प्रश्न है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कालांतर में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा Δx = λ/2π × Δφ। चौथा प्रश्न है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा प्रश्न है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा λ = 3/2 बीटा। तो यहाँ पे अपना चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 5 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, वायु का प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। यह हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है। यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। यह हो जाएगा सत्य। चौथा है, स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। यह भी हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, गति करते पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल न बदले किंतु वेग बदल जाए। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पे दूसरे का हो जाएगा असत्य, बाकी सारे आंसर करने हैं सत्य। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है, ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। तो इसका आंसर लिखना हमें सबसे पहले हेडिंग डाल लेना, ऊर्जा समविभाजन का नियम। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत चाल 1/2 kBt होती है। तो ये हो जाएगा छठवें का आंसर। अगला प्रश्न 7 है, ऊष्मागतिकी का शून्यवाद नियम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो वे आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। तो ये हो जाएगा 7वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 8वां नेक्स्ट पेज पर दिया गया है,
दरवाजे के हैंडल कब्जे के दूर होते हैं क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाज़ा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह है कि इससे बल गुण का मान बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा 8वां। अगला प्रश्न देखिए 9वां है, विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखना दिया है द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम, समय t बराबर दिया 2 सेकंड, u की वैल्यू 0 मीटर प्रति सेकंड और v दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड। ए बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटे टी, तो यहाँ से 8 माइनस 0 बटे 2, तो ए की वैल्यू 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल के आ जाएगी। देन इसके बाद हमें एफ का फॉर्मूला लगाना है, एफ बराबर एम ए 10 गुणे 4 10 चौको 40 न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर 9वें का। अगला प्रश्न देखिए 10वां एकदम सिंपल है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है एक साइड सर्पी घर्षण एंड दूसरे साइड हेडिंग डालना है बेलन घर्षण। पहला पॉइंट देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। दूसरे साइड देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा पॉइंट, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो ये हो जाएगा इसमें अंतर। अगला प्रश्न देखिए 11 है हमारे सामने, एकदम सिंपल है, एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहले सेकंड में चली गई दूरी 4.9 मीटर आ जाएगी, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी 19.6 मीटर आ जाएगी, दूसरे सेकंड में चली गई कुल दूरी हमें निकालना, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आंसर 14.7 मीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 है, सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 0.023 और सेकंड बी नंबर है 34.70। तो इसका आंसर करना हमें पहले में हो जाएगा 2 सार्थक अंकों की संख्या और दूसरे में हो जाएंगे सार्थक अंकों की संख्या 4। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 13 नंबर हमारे सामने है, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग होता है, या फिर आप इसका अथवा कर लीजिए, एकदम सिंपल है अथवा वाला, नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले लिखना कार्य ऊर्जा प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यह हो जाएगी कार्य ऊर्जा प्रमेय। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अचर बल के लिए इसका व्यंजक निर्मित करना है, ये पूरे का पूरा यहाँ पे हमें फॉर्मेट लिख लेना है। लास्ट में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डब्ल्यू बराबर डेल्टा के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो एकदम सिंपल है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न 14 है, 14 का अथवा करना हमें, केपलर की ग्रहों की गति के नियम लिखिए। तो केपलर का पहला नियम हो जाएगा, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य इसकी नाभि पर स्थित होता है। केपलर का द्वितीय नियम देखिए, इस नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा नियम देखिए, इस नियम अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। तो हो जाएगा केपलर का तृतीय नियम। आप फटाफट सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगला प्रश्न 15 एकदम सिंपल है, द्रव्य का पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है समझाइए। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना हमें, द्रव्य के ताप पर, समानतः ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर ससंजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा देखिए, अशुद्धियों की विलेयता पर, यदि अशुद्धि कम विलेयशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जैसे पानी में साबुन, फिनॉल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला देखिए तीसरा पॉइंट लिखना हमें, संदूषण, यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी के कण या धूल के कण, चिकनायुक्त पदार्थ जैसे ग्रीस या तेल, पेट्रोल, डीजल आदि उपस्थित हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। अगला देखिए प्रश्न 16 है, अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर लिखिए। एक साइड लिखना है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्घ्य तरंग। पहला पॉइंट लिखना है, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विदलन बनते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 17 है, वंडर वाल समीकरण को बीमीय विधि से में हल करना है। दूसरे साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका अथवा आप कर लीजिए, स्टोक के नियम को बीमीय विधि से हल करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, माना लिखा हुआ है, श्यान बल F, तरल का श्यानता गुणांक ईटा, वस्तु की त्रिज्या r तथा वस्तु के वेग v पर निर्भर करता है बल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बल F इक्वल के ईटा की पावर a, r की पावर b, v की पावर c। इसको बीमीय विधि से हल करेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 1। तीनों का मान समीकरण एक में रख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा F इक्वल के ईटा आर वी, के की वैल्यू 6 पाई होती है तो के की जगह में 6 पाई रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई ईटा आर वी। यही स्टोक का नियम है। एकदम सिंपल है डियर, आप लोगों से उम्मीद है कि ये बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, सिद्ध कीजिए कि पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने
पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो सबसे पहले इसका हम चित्र बनाएंगे। यहाँ पे चित्र आप लोग देख सकते हैं प्रक्षेप का पथ, एंड इसका माना लिखना है। कोई पिंड प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। t समय बाद पिंड बिंदु P पर है। P के निर्देशांक x y दिए गए हैं। t समय में पिंड का क्षैतिज विस्थापन x बराबर पिंड के क्षैतिज घटक के गुणे समय के बराबर होगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर बटे u स्क्वायर कॉस थीटा। यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो ये हो जाएगा अपना उत्तर क्रमांक 18। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 19 है। किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में से 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कच्छ ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री तक ताप के गिरने में कितना समय लगेगा। तो इसका आंसर करना हमें सबसे पहले लिखेंगे, दिया है 94 डिग्री सेल्सियस तथा 86 डिग्री सेल्सियस पर 90 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान दिया है। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे बच्चों, आप लोग देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। एंड लास्ट में जो समय की वैल्यू है 0.7 मिनट निकल के आ जाएगी, या फिर उसको हम सेकंड में 42 सेकंड लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक t = 2π√L/g का निगमन कीजिए एवं बताइए कि सरल आवर्तकाल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले सरल लोलक की हमें डिफिनीशन यहाँ पे लिख लेनी है। एंड इसका व्यंजक लगाने के लिए सबसे पहले हमें चित्र बनाना पड़ेगा। आप चित्र देख सकते हैं, पूरा सरल लोलक की गति के बारे में दिया गया है। एंड इसकी पूरी कैलकुलेशन हमें करनी है। इसके बाद समीकरण मान के सभी समीकरण को सॉल्व करना है। लास्ट में हमें निकालना है आवर्त गति के लिए व्यंजक। एंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे समीकरण 4 तथा 5 को, तो लास्ट में निकल के आ जाएगा t = 2π√L/g। यही आवेश सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है।